नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से फर्स्ट और सेकंड मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक लिंक रखी हुई है मेरे टेलीग्राम चैनल की, जहां पे आपको जिस चैनल को आपको ज्वाइन करने से आपको डेली करंट अफेयर जो है उसके पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। और आप तो जानते हो आजकल एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए बिना कोई भी एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। एमसीक्यूज करंट अफेयर बेस्ड बहुत सारे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप एंड में एमसीक्यूज सॉल्व करें और आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट और सेकेंड अप्रैल 2024 की जो पहली न्यूज हमें देखने मिल रही है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स को लेके। देखिए, ये इंटरनेशनल कोर्ट है, यानी जरूर दो देशों के बीच के ये इश्यूज सॉल्व करता होगा। क्रिमिनल है यानी जो भी क्राइम हो रहे हैं उसके रिलेटेड ये कुछ फैसले सुनाता होगा, इसलिए इसे कोर्ट कहा जाता है। तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि न्यूज में रहा है। सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में इसका सिलेबस जाएगा। अब कंटेक्स्ट में आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो इजराइल है वो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑफिशियल्स है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है इजराइल के, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने का सोच रहा है। इसका इजराइल थोड़ा सा सोच विचार कर रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऐसा वारंट निकालने वाला है। यानी हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने वॉर कंडक्ट किया था अगेंस्ट हमस के ऊपर, जो भी अटैक हुए थे उसमें इजराइल के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए अरेस्ट वारंट निकाले जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट से, और उसी के साथ साथ इनको अरेस्ट किया जाएगा। ये इजराइल की एक, हम कहेंगे कि एक विचार उसको आया है कि इस पे क्या किया जाए। तो बैकग्राउंड ये है कि जो आईसीसी है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल पे चार्ज लगा सकता है, यानी किसी भी व्यक्ति पे ये चार्ज लगा सकता है देश के किसी भी लोगों पे कि वो वॉर क्राइम्स लड़। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल है यानी दो देशों के बीच में होगा, तो कंट्री नंबर ए वर्सेस कंट्री नंबर बी, कंट्री नेम्ड ए कंट्री नेम्ड बी के बीच में जो केसेस है वो इंटरनेशनल कोर्ट में चलाई जाती है, क्रिमिनल कोर्ट में चलाई जाती है। और क्राइम से रिलेटेड कोर्ट, जैसे किसी ने वॉर किए तो उससे रिलेटेड कुछ केसेस, क्राइम जो किए ह्यूमैनिटी के खिलाफ उसके केसेस, या जीनोसाइड किया, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया, मास किलिंग्स की है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे आईसीसी उसके ऊपर काम करता है। तो आईसीसी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमस को अक्टूबर 7 से, क्रॉस बॉर्डर अटैक जो भी हुए, इजराइल जो होती है उसकी मिलिट्री असॉल्ट जो हुए, हमस रूल गाजा पे, हमस जो गाजा बॉर्डर पे रूल करता था, गाजा स्ट्रिप पे रूल करता था, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इजराइल ने अटैक किए, ऐसा भी यहाँ कहा गया था। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इजराइल अब ये सोच रहा है कि इनके ऑफिशियल्स के खिलाफ, यानी इजराइल के ऑफिशियल्स के खिलाफ या कहीं ना कहीं अरेस्ट वारंट निकाल के उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि इस तरह से ये एक न्यूज़ बनी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों की, इंटर यानी अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स यहाँ पे काम कर रही है। ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के अलावा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी है। ये यहाँ पे इसकी जो सीट है वो हैग करके जो है नीदरलैंड, वहाँ पे यानी कोर्ट यहाँ पे बैठता है हेग नीदरलैंड में। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स है उनको प्रोसिक्यूट कर सकता है, यानी उनके ऊपर केसेस चला सकता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। कौन सी केसेस? क्रिमिनल इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे जेनोसाइड हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गए, वॉर क्राइम्स हो गए, क्राइम ऑफ एग्रेशन हो गए, यानी कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे जाके अटैक करने वाले रिलेटेड केसेस जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाए जाते हैं। ये यही है कि देखिए कि जो भी नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर एक कोई होना चाहिए, उसके साथ कोई होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे जो सिस्टम है वो कैसे काम करेंगे। जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वो तो इंडिया का है, तो इंडिया की तरफ से दूसरे देश के साथ अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पावर इंडिया तक की है, तो उसके ऊपर भी कोई कोर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए इस तरह के कोर्ट्स है जो हर देश के जुडिशियल सिस्टम के साथ साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसका जो जुरिस्डिक्शन हो गया, यानी इसका जो जुरिस्डिक्शन है, इसका जो पावर है वो नेशनल कोर्ट्स, वो तभी है जब नेशनल कोर्ट्स जो होते हैं वो कोई निर्णय नहीं सुना पा रहे हैं या फिर क्रिमिनल्स के ऊपर वो कोई केस नहीं चला पा रहे, तब ये बीच में आता है। अब ये क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले तो ये जो कोर्ट होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करने के साथ साथ वो प्रोसिक्यूट करेगा। इन्वेस्टिगेट यानी किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद प्रोसिक्यूट करना यानी केसेस चलाना, जो भी स्टेट्स ने की है वो केसेस, और इन्वेस्टिगेशन और केसेस होने के बाद
हम कहेंगे कि उसके बाद वो फैसले सुना सकता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्राइम्स जो कमिट किए नेशनल्स ने, मेंबर स्टेट्स के, यानी अगर ए नाम का कंट्री और बी नाम का कंट्री, यहाँ के कंट्रीज के जो भी लोग हैं उन्होंने जो भी क्राइम किए उनके ऊपर यहाँ केसेस चलाई जाती है, या फिर कुछ देश ही खुद आते हैं नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, तो फिर ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये इस कोर्ट में वो केसेस भेज देता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है उसका यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी पूरी तरह से हर चीज़ पे नहीं है हम कह सकते हैं। और इसराइल ये इसका मेंबर भी नहीं है, इस कोर्ट का मेंबर भी नहीं है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसके जुरिस्डिक्शन को। बट पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो है वो एडमिट करती है, वो इसके मेंबर्स है 2015 से, तो वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। अब जो मेंबर नहीं है इसराइल तो कहेगा मैं इसके डिसीजंस नहीं मानता इस कोर्ट के, मैं थोड़ी ना इसका मेंबर हूँ, ये इसराइल कह सकता है। तो अगर देखोगे तो 2002 में इसे बनाया गया था और मल्टीलैटरल रोम स्टैट्यूट था जिसके चलते बनाया गया था, यानी नियम बनाए गए थे रोम में जिसके चलते ये कहीं ना कहीं बनाया गया था। आईसीसी जो है ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो होता है ये बहुत बड़ा स्टेप है जस्टिस देने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए, दो अलग देशों के लोगों को न्याय देने के लिए। और यहाँ पे अगर देखा गया तो नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म भी इसको फेस करने पड़ते हैं अलग अलग गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी ग्रुप से, कि भाई ये दूसरे देशों के ऊपर कैसे क्या अपने ये पावर चला सकता है, या फिर ये किस तरह से ये बायस रहता है, जब भी निर्णय सुनाता है तो एक तरफा निर्णय सुनाता है, एक तरफ के ही डिसीजन ये सुनाता है, ऐसा भी कहा जाता है। यूरोसेंट्रिज्म है यहाँ पे, यूरोसेंट्रिज्म यानी हम कहेंगे यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और रेसिज्म भी है यहाँ पे, यानी ये कहीं ना कहीं वंश के आधार पे भी देशों को ज़्यादा महत्व या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और क्वेश्चनिंग भी किया जाता है कि ये फेयर है कि नहीं, ये जो केस सिलेक्ट करता है वो फेयर है कि नहीं, इसके जो प्रोसीजर है वो बराबर है कि नहीं, और ये इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल अब तक हुए हैं। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आपने आईसीसी तो सुना, बट इसके पहले आपने कभी आईसीजे भी सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको बता दो आईसीसी और आईसीजे अलग है। आईसीसी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है। हम कहेंगे कि ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, यानी हम कहेंगे डिस्प्यूट ये स्टेट्स के बीच में सुनाता है, दो देशों के बीच में सुनाता है। जो आईसीजे है वो सीधा दो देशों के बीच में, और आईसीसी जो है वो देश के इंडिविजुअल्स के ऊपर फैसले सुनाता है। तो आईसीजे जो है इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। आईसीजे डायरेक्ट दो देशों के बीच की केसेस लड़ता है। तो जो आईसीसी एक क्रिमिनल कोर्ट है, इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, इस देश से कोई एक्स नाम का व्यक्ति जिसने बी नाम के देश पे कुछ अटैक किए या करवाए, ऐसे भी केसेस यहाँ पे आईसीसी में चल सकते हैं। तो क्राइम रिलेटेड केसेस क्रिमिनल कोर्ट में चलते हैं, और हम कहेंगे बाकी जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलते हैं। तो इस तरह से आईसीसी जो है वो न्यूज़ में रहा, और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को लेके। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है ये कंसेप्ट आपको जनरली इकोनॉमी में पढ़ने मिलता है। तो आपको अगर ये कंसेप्ट नया लग रहा है तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेबस इसका जाता है इकोनॉमी में। तो सबसे पहले पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट जो है इसको पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स जो है इसको पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहा जाता है। तो पैराडॉक्स ऑफ सेविंग और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक ही है, तो पैसे को लेके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिसेंट कुछ डिस्कशन चले हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट न्यूज़ में आ गया। बैकग्राउंड ये कि ये कंसेप्ट जो है वो लिखा है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स ने। 1936 में ये कंसेप्ट जो है ये लिखा गया था एक किताब में जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने ये लिखा है। और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट ऐसा कहता है कि जब लोग ज़्यादा पैसे बचाते हैं, यानी जब भी लोग पैसे ज़्यादा बचाना शुरू करते हैं, जनरली रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन यानी एक मंदी का दौर होता है। आपको पता है देश में आर्थिक मंदी आती है जिसको हम रिसेशन कहते हैं। जब भी देश में रिसेशन आता है तो लोग ज़्यादा पैसे बचाते हैं, और हम कहेंगे कि इस कारण ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। अब आप सोचोगे लोगों के पैसे बचाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कम होती है। अब लोग पैसे बचा रहे तो लोग ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे। अब लोग जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी नहीं। इस कारण क्या आएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी, स्लो होने लगेगी, क्योंकि गुड्स ही नहीं बनेंगे और सर्विसेज नहीं बनेगी, क्योंकि लोग ही सेव कर रहे हैं पैसे। तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है एक तरह से, जो रखा था जॉन मेनार्ड केन्स ने। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में कुछ इंप्लीकेशन है। सबसे पहले रिड्यूस्ड कंजम्पशन। जब लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पैसे बचा रही है और कंज्यूम कर रही है कम,
तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है, यानी लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे, लोग ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे। और रिसेशन के टाइम पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सेव करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। उनको लगता है कि चीज़ें आगे जाके महंगी हो जाएगी तो हमें पैसे बचाना चाहिए, पैसे बचाएंगे तो आगे हमारे पास खरीदने के लिए पैसे रहेंगे, चीज़ें जब महंगी हो जाएगी। तो यही है कि उनको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे चीज़ों के रेट एकदम से बढ़ जाते हैं, इसलिए लोग पैसे बचाना सेव करते हैं। बट इस कारण क्या हो जाता है कि कंजम्पशन लेवल कम होने के कारण, जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं रहे तो ज़्यादा चीज़ें बनेगी भी नहीं। तो ये आता है पहला, रिड्यूस्ड कंजम्पशन। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटपुट। जितना भी कंजम्पशन फेल होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो डिमांड कम होगी गुड्स की और सर्विसेज की, लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि लोग पैसे बचा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक आउटपुट कम मिलने लगेगा और इस कारण प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने के कारण एम्प्लॉयज जो है वो भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज जो होंगे उनकी भी इनकम कम हो जाएगी और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। अब कोई एक कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बना रही, 100 प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो उसको 10 एम्प्लॉयज़ की फॉर एग्जांपल ज़रूरत पड़ रही थी 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अब वो 50 ही प्रोडक्ट बना रही है, तब उसको 5 ही एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 लोगों की जॉब यहाँ पे चले जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा अगर इस तरह से होने लगा, लोग पैसे बचाने लगे तो ये है एक तरह से पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये रखा था जॉन मेनार्ड केन्स ने, और इसका जो सोर्स है ये बनता है द हिंदू। उसके बाद की हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है असम राइफल्स को लेके, और ये जो सिलेबस है ये जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस में। असम राइफल्स जो है उन्होंने, असम राइफल्स अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक फोर्स है, इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स, असम में रहने वाली। तो हम कहेंगे असम राइफल्स जो उन्होंने सक्सेसफुली कुछ आर्म्स, एम्यूनिशंस और अदर वॉर लाइक सप्लाई जा रहे थे, हम कहेंगे उनको रोक दिया, उनको पकड़ लिया और उनको रोक दिया, अदरवाइज सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे मोन डिस्ट्रिक्ट करके जो है नागालैंड में, उसको, उस सप्लाई को रोक दिया है जहां से भी सप्लाई हो रहे थे उसको, यानी हमने सक्सेसफुली ये चीज़ें करके दिखाया असम राइफल्स ने। ये जो सिग्निफिकेंट रिकवरी है जिसमें बहुत सारे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स जो है ये देखे गए बॉर्डर एरिया के पास, और ये बहुत अच्छी एक अचीवमेंट बताई जा रही है जो असम राइफल्स के जो भी ऑपरेशंस है उसकी, क्योंकि हो सकता था ये जो वेपन सप्लाई हो रहे थे इससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। तो हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है असम राइफल ने जो करके दिखाया। असम राइफल जो होते हैं इनको सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, असम राइफल्स। तो काफ़ी पुरानी एक फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि हम कहेंगे इंडिया में बहुत बेहतरीन पहले से ही काम कर रही है, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम। तो इसका फॉर्मेशन और इवोल्यूशन अगर देखा गया तो असम राइफल्स जो होता है ये कचर लेवी, तो कचर लेवी करके जो है यहाँ से ये बना था, जो 1835 में ब्रिटिश रूल के वक्त बनाया गया था। धीरे धीरे अगर देखोगे तो इसका नाम चेंज होते गया, यानी हम कहेंगे कि पहले इस तरह का नाम था, बाद में नेम चेंज होते गया, बाद में इसका नाम हम कहेंगे आसाम फ्रंटियर पुलिस रखा गया, आसाम मिलिट्री पुलिस रखा गया, ईस्ट बंगाल एंड आसाम मिलिट्री पुलिस भी रखा गया। उसके बाद इसका नाम असम राइफल्स हुआ 1917 में। देखिए कितने सारे अलग अलग नाम मिले हैं इसको। तो ये वर्ल्ड वॉर में भी वॉर लड़ चुका है और काफ़ी बड़े हिस्टोरिकल लिगेसी है इसकी, बहुत सारे वॉर ये लड़ चुका है और बहुत पहले से एक्सपीरियंस्ड है ये, जो एक तरह से हमारी फोर्स कहेंगे वो, तो वर्ल्ड वॉर में भी ये पार्टिसिपेट कर चुका है। और इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के डेट में अगर देखी गई तो इंसर्जेंसी जो फोर्स है उसको रोकने का ये काम करता है। आसाम राइफल्स का बहुत बड़ा रोल है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है वो चलाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अगर आप सोच रहे हैं इंसर्जेंसी क्या होता है, तो जैसे कोई रिवोल्ट कर देता है, कुछ ग्रुप्स होते हैं वो रिवोल्ट कर देंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रिवोल्ट कर देंगे आर्म्स लेके, तो उसको रोकने की ये सबसे पहले कोशिश करता है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, तो इस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करता है इंडियन आर्मी के साथ साथ मिलके। तीसरा इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी ये देखता है, और यहीं पे जैसे आपने देखा कि इलीगल एक्टिविटीज़, कोई आर्म सप्लाई हो रहा, कुछ हो रहा, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने की हमेशा कोशिश करते रहता है और सक्सेसफुली कर भी लेता है। सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जिसको कहा जाता है, यानी हम कहेंगे फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल है ये, यानी फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, यानी जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके ये दोस्त की तरह, ये क्लोज इंटरेक्शन करता है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, उनके प्रॉब्लम्स को हमेशा सोच के उसको सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करता है। ऐसे इसको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। उसके अलावा आपको ये बता दूं कि डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। आसाम राइफल्स जो होता है ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि ये दो चीज़ों को दो तरफ से ये कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में इसका, और दूसरा ऑपरेशंस जो होता है उसको कंट्रोल करता है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलकर इसको चलाता है, और इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो दो मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये जो डुअल कंट्रोल अरेंजमेंट है इससे इसको और इफेक्टिव बनाया जाता है, इससे और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है आर्मी के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में, यानी पुलिस के
बीच में, और कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चलाए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे ये असम राइफल को लेके एक न्यूज़ थी और इसका जो सोर्स था वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। के बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया को लेके। तो यहाँ क्लाइमेट से रिलेटेड न्यूज़ है, एशिया के क्लाइमेट के बारे में बताया गया और ये जो सिलेबस इसका जाता है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में जाता है। तो एशिया जो होता है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी वार्म होते जा रहा है, यानी उसका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है उससे कई ज़्यादा जोर से एशिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1960 से ऐसा कहा गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है 2023 की, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग ये वाले प्रेडिक्शन हमें देखने मिल रहे हैं। तो बैकग्राउंड जो होता है वो ये है कि ये रिपोर्ट जो है वो 23 अप्रैल को रिलीज़ की गई थी और एशियन कॉन्टिनेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने मिल रहे हैं, जैसे कहीं फ्लड आ रही है, कहीं हीट वेव्स चल रही है, बहुत गर्मी बढ़ रही है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स देखने मिल रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ देशों में देखने मिल रही है, यानी काफ़ी सारे, यानी लगभग सभी देशों के ये हाल है एशिया की, ये आप समझ जाइए। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। की टेक अवेज अगर इस रिपोर्ट के देखे गए तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 9 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण अफेक्ट हुए हैं 2023 में। मोर देन 80% ये जो इवेंट है ये कहीं ना कहीं स्टॉर्म्स और फ्लड से रिलेटेड है, आंधी तूफान बाढ़ और ये सब ज़्यादा आ रहे हैं। रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि काफ़ी सारे पार्ट जो है वहाँ पे सीवियर हीट वेव्स भी चल रही है, यानी काफ़ी गर्मी चल रही है और इस कारण बहुत सारी फैटिलिटीज़ यानी हम कहेंगे कि बहुत सारी लोगों को इफेक्ट कर दिया, बहुत सारी मौतें हुई है, लोगों की डेथ हुई है। तो हम कहेंगे कि मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया में अगर देखा गया तो सीवियर हीट वेव्स अप्रैल और जून में अराउंड 110 लोगों की डेथ इससे हुई है हीट स्ट्रोक से। ये एक कंडीशन होती है हीट स्ट्रोक, यानी जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा और इंसान का इतने हाई फीवर से डेथ हो सकती है। इंडिया में अगर देखा गया तो फ्लड और लैंडस्लाइड्स जो है ये अगस्त 2023 में काफ़ी सारे देखने मिले, प्राइमरीली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने मिले, जिससे लगभग 25 लोगों की डेथ हुई और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी खराब हुआ है। लाइटनिंग जो है यानी जो बिजली या गिरती है उससे ही 1200 लोगों की डेथ हुई है इंडिया में एक साल में, ये भी देखने मिला। और रिपोर्ट जो होता है उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़ा गैप है बिटवीन क्लाइमेट प्रोजेक्शंस एंड एबिलिटी ऑफ एशियन कंट्रीज टू अडॉप्ट टू, यानी हम कहेंगे जो भी क्लाइमेट प्रोजेक्शन है कि क्या क्या होने वाला है आगे, ये बहुत खतरनाक है और एशियन कंट्रीज की इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि वो ये सब चीज़ों को झेल सके या ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसके इम्पैक्ट इसको रोक सके। ये बहुत खतरनाक चीज़ यहाँ पे इस रिपोर्ट ने बताई है। अब इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है? इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया अर्ली प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। इंडिया जो है इन फाइंडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान रखते हुए इंडिया पहले ही कुछ प्रिकॉशंस ले सकता है कि भाई साइक्लोन आएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना, और डेथ को, बट मैनेजिंग डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन जो है वो भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जो भी डेथ हो रहा है, जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है लाइटनिंग से, तो हम तो ठीक है साइक्लोन्स के लिए रेडी है, बट जो भी बिजली गिर के मौत हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्पॉन्स टाइम जो है लाइटनिंग का वो काफ़ी कम है, तो रेस्पॉन्स टाइम फॉर लाइटनिंग इज़ वेरी लेस, यानी एकदम से बिजली गिरती है और लोगों की डेथ हो जाती है। तो ऑल्दो इंडिया ने ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाए हैं या बाकी टूल बनाए हैं जिसमें कम्युनिटीज़ को बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, उनको अलर्ट जारी किया जाता है, बट इट इज़ क्रूशियल कि इंडिया इन कम्युनिटीज़ को एम्पावर करे, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे, उनको नेसेसरी रिसोर्सेज दे, अच्छी पॉलिसीज़ बना के दे, ताकि इस तरह के क्लाइमेट एडवर्सिटीज जो होती है उसको इंडिया आराम से फेस कर ले और हम लोगों को इन चीज़ों से इंडिया बचाए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी डेंजरस नंबर्स हमें बता रही है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया। और ये जो न्यूज़ थी इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है बायो हैकिंग को लेके। बायो हैकिंग जो है ये देखिए, बायो यानी हमारी कहीं ना कहीं लाइफ, यानी हमारे जो भी बॉडी लाइफ है सब चीज़ें, और इनमें चेंजेस लाना इस बायो हैकिंग, हमारे बॉडी को ही हैक कर देना। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसका सिलेबस साइंस में जाता है। तो रिसेंटली बायो हैकिंग इंडिया 2.0 इवेंट न्यू दिल्ली में हुआ, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये इवेंट जो होता है इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशंस किए गए, नॉलेज शेयरिंग की गई अबाउट बायो हैकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़ बताई बायो हैकिंग को लेके जो हमें पता है। और हम ये देख रहे हैं कि बायो हैकिंग के चलते हम ह्यूमन हेल्थ जो सुधार सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, हमारी बॉडीज़ को हैक किया जाएगा और उसमें सुधारना लाई जा सकती है। देखा जाए तो ख़राब भी कर सकते हैं, देखा जाए तो सुधार भी सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस भी हम अच्छी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है ये भी हम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बायो हैकिंग के थ्रू होता है। बायो हैकिंग की बात करें तो बायो हैकिंग होती क्या है ये सबसे पहले आपको बता देता हूँ। बायो हैकिंग
ये एक प्रैक्टिस होती है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ह्यूमन बॉडी का परफॉर्मेंस और वेलबींग बढ़ाया जाता है। बीमारियां कम हो, हम अच्छे से हमारी बॉडी परफॉर्म कर सके, ऐसा बॉडी में चेंजेस लाए जाते हैं। अगर ब्रॉड टर्म देखा गया तो वेराइटी ऑफ प्रैक्टिसेस इसमें जैसे सिंपल लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस लाई जाएगी, और वहाँ से लेके तो एडवांस टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक्स का यूज़ किया जाएगा जिससे हमारे अंदर चेंजेस लाए जाते हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस है, जैसे फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस कैसा अच्छा करे, हमारा काफ़ी समय तक ये चीज़ें कैसी अच्छी रखे हमारे बॉडी को, लॉन्जिविटी, या फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल वेलबींग को लेके हैं कि बीमारियों से कैसे बच सके। करंटली ऐसे कोई भी लॉ नहीं है इंडिया में जो बायो हैकिंग के ऊपर बने हैं, इसके ऊपर लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ अगर टेक्निक्स की बात करें तो पहला टेक्निक आता है बायो हैकिंग का, डाइटरी मॉडिफिकेशन। यानी आप जो भी चीज़ें खाते हो वो कहीं ना कहीं अच्छा किया, अच्छी चीज़ों की ही आपको आपके बॉडी में ऐसे किया जाएगा कि डाइट आपका उसी तरह हो जाए। तो इम्प्लीमेंटिंग डाइट जैसे कीटोजेनिक या फिर हम कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग्स जो होती है, ये एक ऐसी होगी जिससे आपका एनर्जी और हेल्थ बढ़ाया जाएगा। कीटोजेनिक डाइट है, या फिर हम कहेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग्स जो होती है, वो फास्टिंग से भी आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खा के जैसे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ के, तो इसको भी रोका जा सकता है। अगला सप्लीमेंटेशन, अलग अलग विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रोफिक्स जो है, इनका यूज़ किया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं आपके फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छे किए जाएंगे। अगला है फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे एक्सरसाइज रूटीन कस्टमाइज किए जाएंगे और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के कहीं ना कहीं हेल्प की जाएगी। अगला है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निक्स ऐसी बताई जाएगी जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी और स्लीप का ड्यूरेशन अच्छा हो। अगला है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज कराई जाएगी मेंटल वेलबींग के लिए। और अगला है बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, डिवाइसेस का यूज़ करके आपके जो हेल्थ मैट्रिक्स है, आपकी हेल्थ कैसी है क्या नहीं, ये इसके ऊपर इसको ट्रैक किया जाएगा, इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी और आपका हेल्थ और परफॉर्मेंस देखा जाएगा कैसा है। अगला है बायो फीडबैक डिवाइसेस, ये डिवाइसेस जो होती है ये बायो की हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस कैसे इन सब चीज़ों को लेके वो देखता है। यानी कहीं ना कहीं देखेगा कि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर हमारी बॉडी ठीक से इन चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो ये जो पूरी टेक्निक्स है इसको बायो हैकिंग कहा जाता है और इसका जो सोर्स था ये था लाइफमिंट। अब अगला जो एक्ट न्यूज़ में रहा है वो है स्ट्रीट वेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो लोग रास्ते पे कुछ चीज़ें बेचते हैं उनको लेके ये एक्ट है 2014 का। तो यहाँ पे हम सिलेबस इसका अगर देखें तो ये पॉलिसीज और एक्ट में जाता है। तो एक डिकेड पास हो चुका है, कहीं ना कहीं 10 साल का समय पास हो चुका है लगभग। 2014 के बाद अब 2024 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मई 1 2014 को इसको इफेक्ट में लाया गया था। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, ये कहीं ना कहीं 1 मई 2014 से काम कर रहा है और अभी फिर से 1 मई जो है वो हमने देखा 2024 का, यानी कहीं ना कहीं 10 साल इसको बीत चुके हैं। तो ये न्यूज़ में रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन चलेंगे ठीक से काम करना है कि नहीं। बैकग्राउंड यही है कि ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस जो है वो कहीं ना कहीं उसका एम यही है कि एक अच्छा माहौल बना के दे, एक एटमॉस्फेयर बना के दे जहाँ जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सके, अच्छे मैनर में, फेयर मैनर में और ट्रांसपेरेंट मैनर में कर सके वो लोग भी, और उनको कोई फियर और हरासमेंट का डर ना हो, फियर ऑफ हरासमेंट ना हो, एविक्शन का डर ना हो कि उनको कोई पकड़ के ले जा रहा है, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इजीली अपना जो है वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस कर सके। यही स्ट्रीट वेंडर्स जो एक्ट है इसका एम है। अब इसके अगर फीचर्स की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट के 2014 के, तो ये एक्ट कहीं ना कहीं एक टाउन वेंडिंग अथॉरिटी बनाने का कहीं ना कहीं एक प्रोविजन रखता है कि एक अथॉरिटी होगी, टाउन वेंडिंग अथॉरिटी, जो आपके लोकल अथॉरिटी के साथ काम करेगी और अलग अलग प्रोविजन जो होंगे इस बिल के उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेगी। यानी देखिए अब वेंडर्स किसके पास जाएंगे, तो वेंडर्स के लिए भी एक अथॉरिटी बना के दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस उनको भी पूछ के लिए जाने चाहिए। इसलिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज, जैसे हम कहेंगे कि नेचुरल मार्केट क्या है, वेंडिंग जोन्स कौन से होने चाहिए जहां आप बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, या स्ट्रीट वेंडिंग प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप बेच सकते हो, सर्वे किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब किया जाएगा। तो ये कहेंगे टाउन वेंडिंग अथॉरिटी जो होती है, टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है, इसके ऊपर काम करेगी, है ना। रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफिशियल्स या नॉन ऑफिशियल्स इसमें रहेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स इसमें रहेंगे, ऑफिशियल्स रहेंगे, नॉन ऑफिशियल लोग रहेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स रहेंगे, ये सब मिलके विमेन वेंडर रहेंगे और ये सब मिलके डिसीजंस लेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटीज हर तरह हर एक हम कहेंगे कम्युनिटी से वुमेन रहेगी और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। यानी सब लोग मिलके कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमें करना क्या है।
अगला है कि अथॉरिटीज जो होता है इसका आर्बिट्रेरीनेस होता है, ये अपने मनमर्जी से काम करती है, तो ये भी चीज़ें अवॉइड हो जाएगी। ये एक्ट में ये कहा गया कि पहले तो सर्वे किया जाएगा एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स का, कौन कौन लोग हैं विक्रेता या बेचने वाले लोग। उसके बाद फिर सर्वे जो होगा ये हर एक बार किया जाएगा, 5 साल में एक बार किया ही जाएगा, और यहाँ सर्टिफिकेट भी इशू किए जाएंगे वेंडिंग के स्ट्रीट वेंडर्स को कि ये लीजिए भाई सर्टिफिकेट, अब आप क्या कर सकते हो, तो आप बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे। तो सर्वे के बाद ये देखा जाएगा, प्रेफरेंस SC ST OBC वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, माइनॉरिटीज, इन सबको भी दिया जाएगा कि भाई आप भी बेच सकते हो। और जितने भी एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है सर्वे में, उनको वेंडिंग जोन्स दिए जाएंगे कि आप ये जोन में जाके बेच सकते हो। और हम कहेंगे कि 2.5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वार्ड की या जोन की, उस टाउन या सिटी की, वो उनके अंडर आ जाए, इतना उनको जोन बना के देंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक वेंडर है, इसके पास 2.5% पॉपुलेशन है 100 में से, ये कहीं ना कहीं यहाँ काम कर रहा है। इस तरह से इतनी पॉपुलेशन तो आपको मिल ही जाएगी आपका बिजनेस चलाने के लिए, ये ख्याल रख के ही प्लान बनाए जाएंगे। नंबर ऑफ स्ट्रीट वेंडर जो आइडेंटिफाई किए गए, अगर वो ज़्यादा है कैपेसिटी से वेंडिंग जोन के, तो टाउन वेंडिंग कमेटी जो होती है वो कहीं ना कहीं कुछ और भी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है वेंडिंग के, कि वेंडिंग जोन जो होते हैं वो, या फिर जो बाकी लोग हैं उनको कहाँ पे देना है, एडजॉइनिंग वेंडिंग जोन उनको बना के दे सकती है ताकि रिलोकेट ना करना पड़े, यानी वहीं पे आजू बाजू उनको और जगह दे सकती है। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनको इशू किए जाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, या उनको लाइसेंस दिया जाएगा या फिर लाइसेंस दिया गया होगा इस एक्ट के आने के पहले, तो वो स्ट्रीट वेंडर्स जो रहेंगे दे विल बी डीम फॉर दैट कैटेगरी, वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, और तब तक वो रहेंगे जब तक इनका सर्टिफिकेट चल रहा है। उनके बाद उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए एक्ट आने के पहले भी कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिला होगा, तो अब वो लोगों का जब सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, उसकी जब एक्सपायरी आ जाएगी, उसके बाद नया सर्टिफिकेट जो इशू होगा उनको, वो इस एक्ट के तहत होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। उसी के अलावा यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो है, जब तक सर्वे नहीं होता कंप्लीट, तब तक उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे, और रीएलोकेट भी किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। ये लास्ट रिसोर्ट रहेगा, अगर आपको जगह नहीं है तो आपको फिर आखिरी में दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। पहले तो कोशिश की जाएगी कि उसी एरिया में दे, ये एरिया फुल हो गया तो आजू बाजू देने की कोशिश की जाएगी, और पूरा एरिया फुल हो चुका है तो अब आपको दूसरे एरिया में रीलोकेट किया जाएगा, फिर वहां पे आपको आपके प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा। ये भी एक उपाय यहाँ पे बताया जाता है। उसके अलावा लोकल अथॉरिटीज जो होगी उनको प्लान बनाना पड़ेगा 5 साल में एक बार, है ना, कि किस तरह से आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना है, किस तरह से आपको स्पेस प्रोवाइड करनी है, किसको कहाँ पे आपको रखना है, कौन से नॉन वेंडिंग जोन बनाने हैं, यानी कुछ एरिया ऐसे रहेंगे जहाँ पे ये स्ट्रीट वेंडर्स नहीं रखने हैं, तो ये सब एरिया कौन से रहेंगे, ये सब उनको सोचना होगा। तो ये जो थ्रस्ट है ऑफ एक्ट इज ऑन नेचुरल मार्केट, एक देखो नेचुरल मार्केट पहले से चला रहा है देश में, ये प्रथा है कि भाई देखो कि हमारे देश में पहले से जिसको जहाँ बेचना है वो बैठ के बेच सकता था, तो ये एक्ट के थ्रू वो चीज़ें पूरी की जा रही है। तो ये सब यहाँ पे रहेगा, और ये जो प्रोविजन है ये भी है उसमें कि एस्टेब्लिश किया जाएगा इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कहीं ना कहीं इनके बीच के जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यानी इनके डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे चेयरमैन जो रहेंगे, वो चेयरमैन हमेशा रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे, कोई जज रहेंगे जो स्पेशली इनके इश्यूज सॉल्व करने के लिए काम करेंगे, इनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है 2014 का, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, अच्छे से याद रखना है आपको कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं। अब अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं, और अगली न्यूज है G7 को लेके। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का एक ग्रुप, और इसका जो सिलेबस जाता है वो करंट इवेंट में जाता है, G20 हो या G7, इसके ऊपर क्वेश्चन तो आती ही है। तो एनर्जी मिनिस्ट्रीज जो है वो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की जो भी एनर्जी मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक डील लाई है जिससे वो शट डाउन करने वाले अपने कोल फायर पावर प्लांट्स 2035 तक। उन्होंने ये सोचा है कि 2035 तक हम कोल फायर पावर प्लांट्स नहीं चलाएंगे, यानी हमारे जो भी पावर प्लांट्स होंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो इसके अलावा कोई सोर्स रहेंगे। कोल से बनाते तो इससे काफ़ी सारे पोल्यूशन और ये सब रहने के चांसेस होते हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे सोचा गया है। बैकग्राउंड ये है कि जो एग्रीमेंट है कोल मार्क्स पे, वो एक बहुत बड़ी स्टेप है जो हम कहेंगे कि लास्ट ईयर ली गई थी COP28 में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट में। तो हम कहेंगे कि कोल के पावर प्लांट्स रुकिए ताकि पोल्यूशन रुक सके, या फिर हम कहेंगे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, और ये ज़्यादातर कहीं ना कहीं पोल्यूटिंग है। कोल और ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये पोल्यूटिंग है, ये पोल्यूशन करते हैं हमारे देश में, ये भी हमें पता चलता है, या पूरे वर्ल्ड में ही पोल्यूशन करते हैं, कार्बन के एमिशन होते हैं।
तो भाई ये सब कभी कम करना पड़ेगा। तो ये जो G7 है ये है क्या, ये सबसे पहले देखते हैं। G7 है ग्रुप ऑफ 7। ये 7 देश होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल यानी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक से ज्यादा सरकारें जिसमें काम करती है उसको इंटर गवर्नमेंटल कहते हैं। ये एक फोरम है जिसमें 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज काम कर रही है, 7 ऐसी इकोनॉमीज जो बहुत डेवलप्ड है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अच्छे से याद रखेगा ये G7 के मेंबर्स के नाम। एडिशनली यूरोपियन यूनियन जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है नॉन एम्यूनरेटेड मेंबर्स, यानी ये कहीं ना कहीं दिखता नहीं है बट ये भी कहीं ना कहीं मेंबर का काम कर रहा है G7 के। ये जो फोरम होता है ये कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम कहेंगे कि प्लूरलिज्म है ना, यानी हम कहेंगे काफ़ी सभी लोगों ने मिलके काम करना है, डेमोक्रेसी को लिबरल बनाना है, जहाँ पे लोग फ्रीडम के साथ लोगों को फ्रीडम मिले, या फिर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए हर देश में। ये सब चीज़ें रहने का कहीं ना कहीं सोचा जाता है, यानी डिक्टेटरशिप खत्म हो जाए, लोगों को डेमोक्रेसी मिले, ये सब कोशिश ये 7 लोग मिलके करते रहते हैं। की पॉइंट्स की अगर बात करें ये G7 की, तो इसका ओरिजिन G7 कब बना। G7 एक एडहॉक गैदरिंग थी। एडहॉक यानी एक टेम्पररी गैदरिंग फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की 1973 में हुई थी, यहाँ से ये बनना शुरू हुआ है। तो हम कहेंगे कि 1973 में ये बना, और जो इश्यूज थे वो जैसे कि ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके, सिक्योरिटी को लेके, देश के इकोनॉमिक्स को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, ये सब इश्यूज पे ये कहीं ना कहीं काम करते रहता है जो G7 है वो। तो ये रहा उसका ओरिजिन को वो बना कैसा। अब अगला देखते हैं एनुअल समिट। हर साल इसका एक समिट होता है, यानी जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं या हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जैसे इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट PM होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। एक तो ये आएंगे या फिर प्रेसिडेंट आएंगे या PM आएंगे, और बाकी यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट या यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एनुअली मिलते हैं G7 समिट में। यानी G7 की जो मीटिंग होती है उसमें ये हर साल में एक बार मिलते ही है थ्रू आउट द ईयर। फिर जो भी ऑफिशियल्स है वो आते हैं G7 के, और वो कहीं ना कहीं डिस्कशन और इनिशिएटिव लेते रहते हैं नए नए कि हमको क्या करना चाहिए। जब जैसे अभी इनिशिएटिव लिया गया कि जो कोल वाले पावर प्लांट्स है उसको हमें 2035 तक बंद करना है। रशिया की मेंबरशिप्स देखा गया तो रशिया भी एक फॉर्मल मेंबर है G7 का एज अ पार्ट ऑफ G8, बट रशिया ऐड हो जाएगा तो ये G8 हो जाएगा क्योंकि 7 देश तो ऑलरेडी इसमें है। तो 1997 से इसको फिर G8 कहा गया अंटिल इट्स एक्सपल्शन इन 2014 ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। फिर क्रीमिया जो था ये एनेक्स कर लिया गया रशिया ने। इस कारण हम कहेंगे कि रशिया जो है इसको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि इसने अटैक किया, ये सब वॉर्स लड़ा, तो इसको बाहर कर दिया गया। और तब से G7 जो होता है वो रशिया के पार्टिसिपेशन के बिना चलाया जा रहा है, इसलिए G8 का फिर से G7 हो गया। अगला है रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। इसका प्रेसिडेंट कौन रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल इंस्टीट्यूशनल बेसिस नहीं है, लीगल या इंस्टीट्यूशनल बेसिस नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है कि कौन इसका प्रेसिडेंट बनेगा। तो जितने भी स्टेट्स होते हैं मेंबर स्टेट्स उनमें रोटेट होती है ये प्रेसिडेंसी, आज इस देश का फिर अगले साल उस देश का, ऐसा अलग अलग देश जो होते हैं इसको होस्ट करते रहते हैं। फॉर 2024 इटली जो होता है उसके पास प्रेसिडेंसी है, तो इटली इसको होस्ट करने वाला जो एनुअल समिट है वो। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं G7 काम करते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ये काम कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज पे। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं, और अगली न्यूज़ है एमपॉक्स को लेके। ये एक बीमारी है जिसका नाम है एमपॉक्स, और ये न्यूज़ में रही है। इसका सिलेबस GS3 में जाएगा। साइंस से आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, डिजीज और ये सबसे रिलेटेड। तो ये एमपॉक्स है। तो एक स्टडी जो उन्होंने रिवील किया है कि कहीं ना कहीं एमपॉक्स वायरस जो होता है ये इसका कहीं ना कहीं एडॉप्टेशन मैकेनिज्म हमें बढ़ाना होगा, यानी हमारे बॉडी की एबिलिटी बढ़ानी होगी क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो बॉडी की एबिलिटी बढ़ानी होगी कि हम इसको कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इसको रेजिस्ट कर ले या फिर इससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो ये जो नेम है ये चेंज किया गया था मंकी पॉक्स से एमपॉक्स पे। पहले इसको मंकी पॉक्स कहा जाता था, अब इसको एमपॉक्स कहा जाता है क्योंकि स्टिग्मा है टूवर्ड्स मंकी कि भाई मंकी से होता है, और वायरस डायरेक्ट इन्फेक्टिविटी यानी इंसानों को वहाँ से मंकी से आता है। तो ऐसे नाम यूज़ करने से ये लोगों में डर था, तो ये डर खत्म करने के लिए इसको एमपॉक्स कहा गया। एमपॉक्स जो था इसको पहले डिस्कवर किया गया था लेबोरेटरी मंकी में 1950s में। पहला ह्यूमन केस जो होता है वो 1970 में रिपोर्ट किया गया था, यहाँ पे हम कहेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो ये यहाँ पे देखने मिलता है। और आउटब्रेक जो होते हैं एमपॉक्स के वो काफ़ी कम है और जो आपको देखने मिलते हैं, और ट्रेसेबल है, एक सिंगल पर्सन में ज़्यादातर आपको देखने मिलते हैं। टिपिकली कोई व्यक्ति जो रिसेंटली रिटर्न हुआ है ऐसे देश से जहाँ पे ये वायरस था उसको ये होते हुए दिखता है, जैसे वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से जो आता है उसको होने के ये चांस होते हैं। एमपॉक्स की अगर बात करें तो एमपॉक्स क्या है ये आपको बताता
चाहता हूँ, एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। ये एक डीएनए वायरस है जो डीएनए पे रहता है। इट बिलोंग टू फैमिली पॉक्स वायरिडे करके जो फैमिली है, इसको ये बिलोंग करता है और इसमें लार्ज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं। तो बहुत बड़ा एक तरह से ये डीएनए में जाने वाला वायरस है और प्राइमरीली ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में एनिमल्स से, पर्टिकुलरली जो रोडेंट्स होते हैं, यानी हम कहेंगे जो भी चूहे और ये सब है या फिर प्राइमेट्स होते हैं, इनसे ये आता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है या फिर कंटेमिनेटेड जो ऑब्जेक्ट्स को वो में आया है वो वायरस, उस ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने से भी वो आपको हो सकता है, वो किसी को हो सकता है। इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमंस में, जब वो उसको इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, तो उसको फीवर होता है, उसको काफ़ी टेम्परेचर रहता है, हेडेक होने लगता है, सिर दर्द होता है, मसल्स में पेन होने लगता है, मसल एक आपको देखने मिलते हैं, रैशेस होने लगते हैं, यानी हम कहेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक रैश दैट प्रोग्रेस फ्रॉम मैक्यूल्स टू पैपिल्स टू वेसिकल्स और प्यूस्टुल्स। ये अगर आप सोच रहे कि ये सब जो मैंने बोला मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल, प्यूस्टुल्स, ये सब क्या होता है, तो आपको ये बता दूं, ये एक पहले तो कैसा होता है कि ये जो रैश होती है ना, ये रैश मैक्यूल्स में प्रोग्रेस होती है। मैक्यूल्स यानी स्किन का थोड़ा डिसकलर्ड होगी वो स्किन, उतना एरिया स्किन का। उसके बाद पैपिल्स यानी वहाँ पे एक पिंपल की तरह कुछ आने लगता है। उसके बाद वेसिकल यानी हम कहेंगे उसमें थोड़ा सा फ्लूइड आता है और फिर वो पस बन जाता है, दैट इज पिस्टल्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे ये रैश के बाद। और अगर देखोगे तो वैक्सीन जो है एमपॉक्स की वो एग्जिस्ट करती है और इसकी अवेलेबिलिटी जो है और इसका इफेक्टिवनेस काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। तो हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए हमने और कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे लेने चाहिए कि भाई जिससे एमपॉक्स लोगों को ना हो। एमपॉक्स जो होता है इसको ग्लोबल अटेंशन मिला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला था। ओवर 1 लाख लोग जो होते हैं 118 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में पहुंच गया था 2022-23 में। तो ये जो आउटब्रेक था वो हम कहेंगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन हुआ था, किसी को हुआ और उससे दूसरे को ये फैलते गया, क्योंकि क्लोज कॉन्टैक्ट होने से या सेक्सुअल रूट से ये पहुंच सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये डिक्लेयर करता है एमपॉक्स आउटब्रेक को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी ये काफ़ी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही हम इसका स्प्रेड रोक सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं बहुत एक दूसरे से बच के रहना चाहिए जब किसी को एमपॉक्स होता है। तो सो इस तरह से ये एमपॉक्स जो है ये न्यूज़ में रहा है और इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था द कॉन्वर्सेशन। अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस टू पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट सजेस्ट दैट व्हेन पीपल सेव मोर मनी especially during a recession it can lead to a decrease in overall economic activity. Second, paradox of thrift जो है it leads to decrease in level of employment and income and reduces total savings in the economy. How many of the statement given above is or are correct? Only one, only two, only both one and two, neither one nor two. जो भी आपको आंसर सही लिखते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। Question number 2 है consider the following statement about Assam Rifle. The Assam Rifle is oldest paramilitary force in India. Second, Assam Rifle is tasked with guarding the Indo-Myanmar border. Third is administrative control of Assam Rifle lies with the Ministry of Home Affairs. How many of the statement given above are not correct? Only one, only two, all three या फिर none. Question number 3 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3, consider the following countries: Canada, China, France, India, Japan, US. How many of the above mentioned countries are the member of G7 group of 7? Only one, only two, only four या फिर only 5. Question number 4 देखते हैं। Question number 4 is with reference to street vendors, protection of livelihood and regulation of street vending act. Consider the following statement. The act mandates a survey of street vendors to identify and protect their livelihoods. Second, street vendors receive certificate of vending which establishes their legitimacy, यानी वो बेच सकते हैं, ये सर्टिफिकेट के थ्रू लेजिटिमेट हो जाता है, बेचना लीगल हो जाता है। The act provides mechanism for resolving grievances and dispute among street vendors. How many of the statement given above is or are correct? Only one, only two, all three या फिर none. Number 5 is consider the following statement about biohacking. Biohacking refers to the practice of using science and technology to optimize and enhance the human body's performance and well-being. Second, currently there are no laws in India that specifically address biohacking. Which of the given above statements is or are not correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. अब बारी है जो हमने पिछले करंट अफेयर में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर जानने की। तो आंसर्स जो थे 30 अप्रैल को जो क्वेश्चन पूछे गए उसके है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर्स सही निकले हो।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।